हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 15 आज लेकर के आया हूं, जिसमें हमें बात करनी है थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जिसमें पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी जिसमें हम लोगों ने बात किया था इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आज ये तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिसमें हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तभी तो हम उसका डिप्रेशन पढ़ेंगे। पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट पता हो। तो देखिए, इस फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग समझते हैं। पहले ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लीजिए आपने वाटर ले लिया, कुछ भी भर सकते हो, कोई भी सॉल्वेंट सॉल्यूशन जो चाहे, वाटर आपने इसमें भर दिया, इसमें वाटर है। अब इसके बाद क्या करना है, यहां गर्म नहीं करना है, यहां पे हमें कूल करना है, ठंडा करना है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट से पानी को जमाना है, आइस में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब टेम्परेचर इसका कम होता जाएगा और एक कंडीशन जरूर आएगी कि आप देखेंगे कि इस पानी में इस तरीके से आइस की ये बहुत ही थिन लेयर ऐसे आपको दिखने लगती है, यानी पानी कंप्लीटली आइस में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, वो आइस में बदलना स्टार्ट हो गया है। तो बीच बीच में आइस के लेयर आपको दिखेंगी। तो हम इसे ना तो प्योर वाटर कह सकते हैं और ना ही हम इसे प्योर आइस कह सकते हैं। ये वाटर और आइस का एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। क्या है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर। हम इसे कह सकते हैं कि वाटर और ये आइस, इन दोनों के बीच का एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भाई यहां वेपर भी बनेगी, क्योंकि यहां पर वाटर है, आइस भी है, तो यहां वेपर भी बनेगी। इस तरीके से वेपर जाएगी। ये जो वेपर होगी, इस वेपर को हम वाटर की भी वेपर कह सकते हैं और आइस की भी वेपर कह सकते हैं, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। और यहां पर वेपर प्रेशर भी पड़ेगा। जो ये वेपर प्रेशर होगा, यही वेपर प्रेशर इस वाटर का भी है और यही वेपर प्रेशर इस आइस का भी है। तो जिस टेम्परेचर पर वाटर और आइस, इन दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, वही टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। यानी आप ये कहेंगे टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। क्या डिफिनेशन बनाएंगे? बड़ी सिंपल है। द इक्विलिब्रियम, ये लिख देता हूं, द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड becomes equal to vapor pressure of its solid. Its solid is called फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन हो गई और इसे हम लोग टीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, इक्विलिब्रियम क्यों होगा? क्योंकि यहां वाटर और आइस के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, तभी का वेपर प्रेशर देखेंगे।
तो द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ये देखिए एग्जाम्पल आपके सामने, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो वाटर होता है, तो इस वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो आइस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इसलिए वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तरीके से आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट समझ गए। क्या फ्रीजिंग पॉइंट है? यानी किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर जिस पर उसका वेपर प्रेशर अपने सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। अच्छा बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या था? बॉइलिंग पॉइंट में आप लोगों ने सुना था कि किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर जिस पर उसका वेपर प्रेशर किसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो वो बॉइलिंग पॉइंट था। तो बॉइलिंग पॉइंट और आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट आपको क्लियर हो गया। क्लियर है? अब हम आपसे बात करेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। अगर हम इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला दें तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए इसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखिए आप लोग इस केस में हम आएंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बारे में देखिए। यहां पे मान लीजिए आपने कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट यह हमारा लिक्विड स्टेट में है, ठीक। अच्छा लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, वो इरेगुलर पैटर्न में, या हमसे कहेंगे ये डिसऑर्डर्ड अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं? डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर पैटर्न में अरेंज होते हैं, सब इधर इधर बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक। आप इन्हें जब कूल कर दोगे, कूल किया ठंडा, तो क्या हो जाएगा? ये सारे आइस में बदल जाएंगे। क्लियर? तो आइस में जब बदल जाएंगे तो इनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, लिक्विड के, वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे। मतलब जो डिसऑर्डर अरेंजमेंट था उसे ऑर्डर अरेंजमेंट में करने के लिए हमने क्या किया? हमने टेम्परेचर को कम किया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और डिसऑर्डर बढ़ेगा और मॉलिक्यूल इधर उधर बिखर जाएंगे। उन्हें एक रेगुलर पैटर्न में लाना है तो उनकी एनर्जी कम करते जाओ। तो जब एनर्जी उनकी कम होती जाएगी तो एक जगह वो फिक्स हो जाएंगे, मूवमेंट रुक जाएगा और वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए हमने यहां पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिला दिया, तो क्या होगा? जो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, यहां पे हमें सॉल्यूशन मिल गया। क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन। अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लीजिए वाटर सपोज के लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड है फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका माइनस में पहुंचेगा, बढ़ेगा नहीं, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया तो हो सकता है इसका -1 डिग्री सेंटीग्रेड आया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब तुमने इसमें सॉल्यूट मिला दिया तो सॉल्यूट के पार्ट के लिए उधर सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब क्या होगा? जब उसे तुम कूल करोगे सॉल्यूशन को तो इन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को फिर ऑर्डर बनाना है, फिर सॉलिड में कन्वर्ट होना है, तो एक रेगुलर अरेंजमेंट लाना है। तो उस रेगुलर अरेंजमेंट में लाने में ये जो तुमने सॉल्यूट पार्टिकल डाला है वो बीच बीच में आकर फंसेंगे, जिसकी वजह से इसको रेगुलर होने में डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब करेंगे, रेगुलर होने में इनको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जो सॉल्यूट डाल दिया है
वो इन्हें रेगुलर नहीं होने दे रहे हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। जब और कम करोगे तब ये मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बना पाएंगे। इसीलिए जब हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका डिक्रीज हो जाता है। रीजन समझ में आया? डिक्रीज क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई लिक्विड होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल डिसऑर्डर अरेंजमेंट में होते हैं, लेकिन जब हम कूल करते हैं वो उसका सॉलिड बनता है तो एक रेगुलर पैटर्न में आ जाते हैं। लेकिन जब सॉल्यूट मिला देते हैं तो ऑर्डर पैटर्न में लाने के लिए हमें और ज्यादा उसे कूल करना पड़ेगा, तब वो ऑर्डर पैटर्न में आएंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें कि भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो उसे आप लोग समझ लीजिए। इसके लिए हम लोग कहेंगे कि डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, decrease in freezing point of solvent on addition of solute to it is called depression in freezing point. Depression in freezing point delta F. The decrease in freezing point of solvent on addition of a solute to it is called depression in freezing point. इसे हम depression in freezing point कहते हैं। ग्राफिकल मेथड से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, ग्राफिकल मेथड से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये है, यहां पे टेम्परेचर ले लिया, यहां पर वेपर प्रेशर ले लिया। ये जो ग्राफ लाइन है यहां पर ये मैंने मान लिया है कि फ्रोजन लिक्विड है, फ्रोजन लिक्विड। फ्रोजन लिक्विड, फ्रोजन समझिए यानी जमा हुआ। जमा होने का मतलब सॉलिड, जैसे आइस के लिए वाटर है, वाटर का फ्रोजन क्या होगा, आइस। आइस वाटर का फ्रोजन। ये आइस के लिए मतलब जो है यहां पर ग्राफ लाइन है, फ्रोजन लिक्विड, जमा हुआ लिक्विड, आइस। अब मान लीजिए कि यहां पे तो टेम्परेचर हमें क्या करना है, कम करना है, डिक्रीज करना है। तो मान लीजिए कि इनिशियल स्टेट में मैंने आपसे पहले बताया था कि अगर यहां पे कोई लिक्विड है, ये सपोज कीजिए लिक्विड है, तो इसका ना तो टेम्परेचर 0 हो सकता है और ना ही इसका वेपर प्रेशर 0 हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर इसका वही होगा जो रूम टेम्परेचर है, और जब लिक्विड होगा तो उसकी वेपर जरूर बनेगी, तो वेपर। तो इसलिए मान लिया कि सॉल्वेंट, सपोज कीजिए सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर सपोज करो यहां तो 0 है, ये यहां पे ये टेम्परेचर है और वेपर प्रेशर इसका ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्वेंट के टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर देखिए यहाँ पे कम होता जा रहा है, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। और इस ए पॉइंट पर जब हम लोग आए, इस ए पॉइंट पे, तो देखा क्या, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अपने सॉलिड फ्रोजन लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। तो यही जो टेम्परेचर आपके सामने आया, ये टेम्परेचर, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इस सॉल्वेंट का इस पॉइंट पे
वेपर प्रेशर अपने सॉलिड या फ्रोजन लिक्विड के इक्वल हो गया। इसका मतलब TF इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। क्लियर? अब इसी सॉल्वेंट में हमने मिला दिया सल्यूट, तो यहां सोल्यूशन फर्स्ट मिल गया। तो देखिए टेम्परेचर तो वही रहेगा, वेपर प्रेशर उसका कम हो गया। अब क्या होगा? अब इसके बाद इसका टेम्परेचर फिर मैंने कम करना स्टार्ट किया, तो जैसे इसे टेम्परेचर कम करते जाओगे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, और इसके बाद यहां पर आते आते इस जगह पे इसका वेपर प्रेशर अपने सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इसलिए यहां पर ये टेम्परेचर होगा, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट T1 होगा। देखिए ये T1 इससे कम हो गया, यहां TF ज्यादा है, T1 कम है, तो यहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। यानी सॉल्वेंट में जब आपने सल्यूट मिला दिया तो मिलाने के बाद देख रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, और ये मान ये सॉल्यूशन हमने ले लिया कौन सा? सेकंड। ये सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो इसका मतलब फिर इसको कूल करना स्टार्ट करेंगे, तो यहां C पॉइंट पर, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट पर, और देखिए इसका डिप्रेशन और ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में सल्यूट को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। यहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो TF आएगा यहां पे TF माइनस T1। ये देखिए TF माइनस T1, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। या हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसकी बड़ी जरूरत होगी। डेल्टा TF डैश कर दिया, ये TF माइनस T2 हो गया। ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन फर्स्ट के बीच है, ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सेकंड के बीच है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ग्राफ आपके समझ में आ गया, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी समझ में आ गया कि जैसे इसे सॉल्वेंट में सल्यूट को मिलाएंगे तो वैसे वैसे उसके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अब देखिए इसी पर राउट ने एक रूल दिया और एक इक्वेशन बनाया। क्या है देखिए जरा राउट्स लॉ, राउट्स लॉ ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पर जो है राउट्स लॉ ने एक रूल दिया था। जैसे आपने इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था, बिल्कुल सेम है। इन्होंने यहां ये किया कि TF प्रोपोर्शनल टू M क्या है? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, या डेल्टा TF दिस इक्वल टू आपका KF आया, और यहां पर M आया। ये रिलेशन से आया, ये रिलेशन से बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत न्यूमेरिकल लगते हैं। ये हमारे पास है क्या? इसे बोलते हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया। और इसको हम लोग बोलते हैं मोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट, मोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट ये हो गया। और हम लोग मोलरिटी पढ़े हुए हैं स्मॉल w 1000 अपॉन m1 इंटू कैपिटल W, ये मालिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। इस फार्मूले, इस वैल्यू m की वैल्यू को यहां पे रखते हैं, तो रखने के बाद हमारे पास फार्मूला ये हो गया, बहुत ही सिंपल वे में स्मॉल w 1000 अपॉन यहां पर m1 इंटू कैपिटल। ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर डिफ्रेक्शन कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, molecular weight of solute और amount of solvent in gram, इस तरीके से इस फार्मूले से बहुत से न्यूमेरिकल भी लगते हैं। तो और भी देख लीजिए, इसकी हम यूनिट निकाल दें, डेफिनेशन बता दें। बिल्कुल सेम कंडीशन है जैसे आप लोगों ने इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे आप पढ़ा था, बिल्कुल वही कंडीशन यहां पे आपको अप्लाई करना है।
तो जैसे आपके पास डेल्टा TF है, दिस इक्वल टू KB KF और इसके बाद M है। मान लीजिए कि M को हमने 1 ले लिया, यानी मोलरिटी को 1 मान लिया, तो हमारे पास डेल्टा TF इज इक्वल टू KF आ जाएगा। तो यहां पर हम मोलर डिफ्रेक्शन कांस्टेंट की डिफिनेशन भी बोल सकते हैं। क्या कहेंगे? कहेंगे डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कहेंगे डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट is equal to molar diffraction constant, molar diffraction constant if molarity of solution is unity। अगर हम इसकी यूनिटी ले लें, मोलरिटी 1 ले लें, तो ऐसी कंडीशन में जो मोलर डिफ्रेक्शन कांस्टेंट होगा वो हमारा डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल होता है। बिल्कुल ही कंडीशन। अगर हम यूनिट की बात करें कि भाई इसकी KF की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट भी वही होगी जो यूनिट आप लोगों ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में निकाला था। जैसे देखिए KF इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF अपॉन M। इसकी बताइए यूनिट निकालना, यूनिट ऑफ KF, तो बताइए इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन ले लिया। ये मोलरिटी है तो यहां पे मोल पर kg लिखेंगे, ठीक। KF, अब KF आ गया, देखिए मोल को ले जाना पड़ेगा, kg ऊपर पहुंच जाएगा, केल्विन kg और मोल इनवर्स, ये हो गया। ये KF की यूनिट हो गई। या हम इसी को डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, kg और यहां पे मोल इनवर्स, यहां पे ये इस तरीके से ये यूनिट आपकी KF की। या हम दूसरी यूनिट भी लिख सकते हैं, KF इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M है, इस तरीके से। तो यहां पर हमने केल्विन ले लिया। ये देखिए मोलरिटी है, मोलरिटी को हमने यहां पे मोलर ले दिया। मोलर को ऊपर ले जाए तो मोलर को ले जाएंगे तो यहां पे आ जाएगा केल्विन, और ये लिख सकते हैं मोलर इनवर्स। तो मोलर इनवर्स KF की यूनिट हो गई, मोलर इनवर्स। या हम KF की यूनिट को यहाँ पर केल्विन प्लेस पे डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, और यहाँ पर मोलर इनवर्स। इस तरीके से हम लोग ये KF की बिल्कुल सेम है। अगर आपको प्रॉपर्टीज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें 1-2% ऐसे भी न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें KF की वैल्यू ना दे करके कुछ हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे देते हैं। तो वैल्यू ऑफ KF, फॉर वैल्यू ऑफ KF के लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला ये है, EM/TF स्क्वायर, और अपान हो जाएगा 1000 इनटू डेल्टा HF, ये हो जाएगा। यहां पर ये क्या है, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। R की वैल्यू को हम लोग बोलेंगे, R की वैल्यू को हम लोग गैसेस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जूल में जो होती है वो 8.314 ये जूल में लेंगे, और कैलोरी में 2 कैलोरी होती है। अब हमें कौन सी वैल्यू को यूज करना है वो इस पे डिपेंड है।
ये वैल्यू जूल में दी है कि कैलोरी में दी है। अगर ये जूल में दी है तो आर की वैल्यू को जूल में रखेंगे, अगर ये कैलोरी में वैल्यू दी है तो आर की वैल्यू को हम कैलोरी में रखेंगे। और ये हमारे पास है एंथैल्पी, आप इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को फ्यूज करने के लिए जो हीट हमें देनी पड़ती है उसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। या एक मोल लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करें या एक मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो जो हीट देनी पड़ती है उसी का नाम है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ये इस फार्मूले से केएफ की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू m1 और एल एफ भी होता है। एल एफ अगर इस वैल्यू को यहां पे रख दें फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें यहां पर, तो हमारे पास फार्मूला के एफ इक्वल टू आ जाएगा m1 कैंसिल आर डेल्टा टी। और ये जो तुम्हारा पॉइंट ये टेम्परेचर है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको भी याद रखना। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन में लिया जाएगा, याद रखिए इन केल्विन में। ये टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 और इंटू एल एफ। एल एफ को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, तो लेटेंट हीट देखी जाए कि किस में दी है, अगर जूल में दी है तो आर की वैल्यू जूल में रखेंगे, कैलोरी में दी है कैलोरी में रखेंगे। तो ये बहुत ही 1-2% की बातें हैं जहां पर केएफ की वैल्यू, इसे 99% न्यूमेरिकल में केएफ की वैल्यू और केवी की वैल्यू दी जाती है, इनकी दी जाती है। और बाई चांस कभी कभी 1-8% की बात है कि वहां पर ये चीज दे दी गई, लेटेंट हीट दी गई और फिर हमें केएफ की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो हम इस फार्मूले से केएफ की वैल्यू को निकाल करके अपने फार्मूले में यूज करेंगे। तो हम लोगों ने डिफरेंशियल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो पढ़ा उस पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता रहे हैं। डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट का जो फार्मूला आपने पढ़ा वो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन m1 इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये पॉइंट, ये सब ग्राम में अमाउंट, ये भी ग्राम में, ये मालिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये केएफ की वैल्यू है, मोलर डिफरेंशियल कांस्टेंट, ये डिफरेंशियल इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस फार्मूले से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल तो तब बनेंगे जब 1/2 फैक्टर इसमें हम डालेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा है 9 ग्राम सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.93 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सब्सटेंस और केएफ की वैल्यू 1.86 केल्विन मोलर इनवर्स दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है, 9 ग्राम, ये कोई सब्सटेंस है, 9 ग्राम सब्सटेंस। व्हेन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। कितना, 100 ग्राम। क्लियर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.93 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी हुई है ये 0.93 डिग्री सेल्सियस और केएफ की वैल्यू भी हमें पता है 1.86, ये केल्विन और मोलर इनवर्स दिया है।
ठीक, क्लियर। अब क्या हम फार्मूले पर ये वैल्यू रख दें। डेल्टा टीएफ हमारे पास है केएफ स्मॉल डब्ल्यू 1000 और यहां पर M1 कैपिटल डब्ल्यू। इस वैल्यू को निकालना है एंड कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, यानी मॉलिक्यूल वेट को निकालना है, इसको निकालना है। ये वैल्यू हमारे पास 0.93 है, केएफ 1.86 दिया हुआ है, स्मॉल डब्ल्यू हमारे पास 9 ग्राम दिया है, ये 1000 हो गया। मॉलिक्यूल वेट को फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास 100 हो गया, क्लियर। इस M1 को फाइंड आउट करना है तो 1.86 इंटू 9 इंटू 1000 अपॉन, यहां पर आपका आ जाएगा M1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है 0.93 इंटू 100, क्लियर। देखिए पॉइंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जीरो भी आपकी कैंसिल आउट हो गए, क्लियर। तो यहां पर आपका जो बनेगा, इसे हटा देता हूं, ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो कैंसिल हम 3 से यहां से कट कर सकते हैं, 3 3 या 9 3 और 3 और यहां पर 3 आया, ये 31 आ गया। हमारे पास 186 क्योंकि पॉइंट तो कैंसिल हो गया यहां से, और यहां इंटू 3 इंटू आपका 10 बचा 7 और नीचे बचा 39। इस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 5 और यहां पे 5 और ये 01 यहां पे 31, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18 24 25 2 ठीक हो गए, ये वैल्यू आई। अब हम 31 से डिवाइड करेंगे 5580 तो 131, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया आपका 2, यहाँ 8 आ गया और यहाँ हम 8 टाइम्स जाएगा 8 हो गया, 24 हो गया, 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी 180 इसका मॉलिक्यूल वेट। ये मॉलिक्यूल वेट आ गया 180। आप जानते हो 180 किसका होता है? ग्लूकोज का। तो इसका मतलब जो ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस हमारा ग्लूकोज होगा, क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वेट 180 होता है, 180 ग्लूकोज का होता है और नॉन वोलेटाइल भी होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। फार्मूले बेस पे है, कोई यहाँ पर कठिन बात नहीं आ रही है और न्यूमेरिकल वांट ऑफ फैक्टर को जब हम इंक्लूड करेंगे तब बढ़िया बढ़िया बनेंगे आपको। देखिए क्वेश्चन और इसमें है, इसको आप देख लीजिए। लिखा है कि व्हाट मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल मस्ट बी एडेड टू 5.50 किलोग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम 0 to -10 डिग्री सेंटीग्रेड, KF 1.86 और केल्विन केजी और वोल्ट इनवर्स ये दिया है। व्हाट मास ऑफ एथिलीन, यानी ये मास निकालना है, अमाउंट, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू। क्या क्या दिया है? कैपिटल डब्ल्यू दिया है 5.5 केजी, ग्राम में चाहिए तो आप 5.5 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम में हो गया। ठीक, स्मॉल डब्ल्यू हमें फाइंड आउट करना है और डेल्टा टीएफ दिस इक्वल टू हम लोगों ने ग्राफ में ये पढ़ा। ठीक, ये किसका था? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये, इससे ये हो गया, मतलब 0 से -10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये हमारे पास डेल्टा टीएफ आ गया। और
एमोन मालिकोबेट एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसको हम एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल। इस एथिलीन ग्लाइकॉल का मालिकोबेट अगर निकाले, कार्बन हो गया तुम्हारा 12 इंटू 2 24 हो गया, प्लस ऑक्सीजन होता था 16 दो ऑक्सीजन है तो 32 हो गया, प्लस ऑक्सीजन तुम्हारे 3A 6, और इसको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 62 आएगा, 62। तो मालिकोबेट जो M1 है वो 62 है, यानी M1 हमारे पास 62 है, और इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है। अब क्या है, हम फार्मूले बेस पे, ये न्यूमेरिकल है, फार्मूले पे रख देंगे और रख करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्या हमारे पास फार्मूला है, डेल्टा TF इक्वल टू स्मॉल w KF स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू कैपिटल W। इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा TF हमारे पास दिया हुआ है कितना, 10 रखेंगे, KF 1.86 रखा है, स्मॉल w फाइंड आउट करेंगे 1000 हो जाएगा। M1 हमारे पास 62 हो गया। ये देखिए ये ग्राम में है, अगर हम किलोग्राम रखेंगे तो 1000 नहीं रखेंगे, तो हमने ग्राम में वैल्यू को ये नोट कर दिया है। तो यहाँ 55.55 इंटू 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया। स्मॉल w की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो 10 इंटू 62 इंटू 5.5 अपॉन यहां आ जाएगा 1.8 और 6, बस ये कैंसिल हो गया। अब हमें इसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर जो अमाउंट हमारी आएगी वो अमाउंट हमारी आएगी किसमें, ग्राम में। क्लियर, ग्राम में। इसके सॉल्व कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्राम में आएगी, उसके अमाउंट ग्राम में आएगी कि कितने ग्राम हमको जो है उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल को डालें, जिससे फ्रीजिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन का -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर। और देखिए, और आपको क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर। क्वेश्चन को समझेंगे कि 5% ऑफ केन शुगर बाय मास हैज फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन है 5% केन शुगर बाय मास हैविंग फ्रीजिंग पॉइंट 271 Kelvin, 271 Kelvin. Find freezing point of 5% sugar, glucose solution by weight। ये चीज और ये भी बता दिया हमने, ये सॉल्यूशन जो होगा वाटर में होगा, ये भी है केन शुगर, ये सॉल्यूशन है बाय मास। यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया। तो यहां पर दो सॉल्यूशन है, एक ये है और एक सॉल्यूशन तुम्हारे पास ये है, एक ग्लूकोज का है, एक केन शुगर का है।
केन शुगर का जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया है सोल्यूशन का, और ग्लूकोज वाले सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहले फ्रॉम शुगर से बात करता हूं। फ्रॉम शुगर डेल्टा टीएफ शुगर हो गया, केएफ स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन M1 इंटू कैपिटल डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर, ठीक। दूसरा है डेल्टा टीएफ, यहां पे ग्लूकोज ले लिया। अब वाटर में दोनों सोल्यूशन है, इसलिए केएफ की वैल्यू सेम होगी, और 5% है दोनों का, स्मॉल डब्ल्यू भी सेम होगा 1000। ये मालिक का वेट बदल जाएगा तो M1 डैश कर दिया, और ये सेम होगा। 5% बाई मास का मतलब क्या है, पहले ये भी आप लोग समझ लो। इसका मतलब ये है 5% बाई मास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम शुगर, वही केन शुगर। तो स्मॉल डब्ल्यू आपका हो गया 5 ग्राम, और कैपिटल डब्ल्यू हो गया सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन 100 ग्राम हो गया, और माइनस सॉल्यूट 95 ग्राम हो गया कैपिटल। और ये बात दोनों के लिए सेम हो, ग्लूकोज के लिए तो वही स्मॉल डब्ल्यू इसके लिए 5, तो यहां भी 5 होगा। कैपिटल डब्ल्यू 95 इसके लिए होगा, तो 95 इसके लिए भी होगा। अगर क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ शुगर के लिए है, डेल्टा टीएफ ये ग्लूकोज के लिए है। देखिए ये कैंसिल, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, केवल मास रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट सिर्फ रहेगा, और तो सब कैंसिल हो जाएगा। वही वैल्यू सब में रखना पड़ेगा, सिर्फ ये ऊपर पहुंच जाएगा, M1 डैश अपॉन M1 आएगा, स्मॉल है। बताइए क्लियर हो गया। ये कैंसिल सेम क्योंकि वाटर है दोनों में, ये दोनों के लिए सेम क्योंकि 5% दोनों के लिए है, ये सेम 95 हो जाएगा, दोनों के लिए सेम है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं TF माइनस T1 ग्लूकोज शुगर के लिए, यहां पर भी TF माइनस T1, ये तुम्हारा होगा ग्लूकोज के लिए, ये ग्लूकोज के लिए, ये शुगर के लिए। अब M1 क्या है, ग्लूकोज का मालिक्यूलर वेट होता है 180, इसका मालिक्यूलर 342। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, इसका मालिक्यूलर वेट हम लोगों ने निकाला 180 होता है, और शुगर का होता है C12H2211, इसका मालिक्यूलर वेट 342 होता है। ये रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे TF वाटर का होता है, तो वाटर का होगा कितना, 273 माइनस T1, शुगर का T1 कितना दिया था, इसका दिया था 271 अपॉन 273, वही वाटर के लिए, और ये माइनस T1 को फाइंड आउट करना है, और ये 180 अपॉन 342। बस इसको सॉल्व करने के बाद T1 को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। जो T1 आ जाएगा वही शुगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, शुगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वही होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। और भी देखिए क्वेश्चन आपके सामने
एक क्वेश्चन और समझ क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगले क्वेश्चन में तो एथिलीन ग्लाइकॉल के थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हम मॉडिफाइड करके आपको समझा रहे हैं, जरा इसको आप लोग समझ लीजिएगा किस तरीके से बात करनी है। कि मान लीजिए कि हमने कहा कि सपोज कीजिए कि 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको हम डिसॉल्व करेंगे 50 ग्राम ऑफ वाटर में। एथिलीन ग्लाइकॉल इज डिसॉल्विंग in 50 gram of water. Then depression in freezing point, depression in freezing point is 34 degrees centigrade. Find density of ethylene glycol, ethylene glycol, और Kf की वैल्यू देती है 1.86, ये दिया है। आपको यहां पे डेंसिटी ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल एक सॉल्यूट है, इसके हम लोग अमाउंट निकाल लें। कैपिटल स्मॉल w हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। m1 मालिक्यूल वेट एथिलीन ग्लाइकॉल का अभी इसके पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया था, 62 निकाला था। मालिक्यूल वेट एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला ये था CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, और इसका 62 था। और कैपिटल W हमारे पास है कितना, 50 ग्राम, ये 50 ग्राम हो गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट TF की वैल्यू हमारे पास 34, KF की वैल्यू हमारे पास 186। इस वैल्यू को रख करके हम लोग स्मॉल w को निकालेंगे। डेल्टा TF, KF हो गया स्मॉल w 1000, m1 इंटू कैपिटल W, डेल्टा TF 34 हो गया, 1.86 हो गया। स्मॉल w निकालेंगे, किसके अमाउंट निकलेगी, ये अमाउंट निकलेगी एथिलीन ग्लाइकॉल की, और मालिक्यूल वेट 62, और यहां पे रखेंगे 50, क्या रखेंगे 50। तो इस तरीके से स्मॉल w की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, निकालोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, सिंपल है। जब ये निकल आएगा मास, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है डेंसिटी दिस इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास ये आएगा यहां से, वॉल्यूम कितना दिया है, ये सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिएगा कि 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे जो मास आएगा वो, और इसके बाद 40 यहाँ पे रखेंगे, जो भी आंसर आएगा वो ग्राम पर ml, ये आंसर, ये इसकी डेंसिटी। ये कैलकुलेशन आपको करना है। तो इस तरीके से ये कुछ न्यूमेरिकल मैंने डिफरेंशियल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये फार्मूले बेस पे न्यूमेरिकल यहाँ बनते हैं। न्यूमेरिकल हमने आपको कई बार समझा रहा हूं कि जब वन टॉप फैक्टर पढ़ाएंगे तब न्यूमेरिकल कुछ दमदार बनेंगे। अभी तो जो भी आपने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल लगाए, इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के जो न्यूमेरिकल है, डिफरेंशियल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के जो न्यूमेरिकल है, वो सीधे फार्मूले बेस पे हैं। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज विद न्यूमेरिकल फिनिश हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे लास्ट एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट वीडियो में ऑस्मोटिक प्रेशर
वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फिनिश होगी। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा जो पॉइंट ऑफ फैक्टर पे होगा। और पॉइंट ऑफ फैक्टर के जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो ये मेंस में, नीट में, आपके बोर्ड में वो जो क्वेश्चन बनेंगे उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत ही दमदार होते हैं। तो एक वीडियो के बाद वीडियो आएगा। अब आप लोग इसके सारे नोट्स बनाते रहिए और अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, समझिए और कोई प्रॉब्लम हुई तो आप उसे पूछेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।